नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा और जैसा आप देख सकते हैं इस वक्त मैं अभी अभी अबू धाबी से भारत में लैंड हुआ हूं और हमने, क्योंकि मैं आपसे कहता हूं कि पाठशाला की कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं भी पाठशाला मिस न करूं, इसलिए एयरपोर्ट के पास में ही हमारी टीम ने बहुत ही शानदार जल्दी से सेटअप तैयार किया और पाठशाला अब एयरपोर्ट के पास से आ रही है, इसलिए मेरे कपड़े, मेरा हुलिया आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हम ये शो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। लेकिन पाठशाला लगनी जरूरी थी और वो लग रही है और इसलिए आपको सबसे पहले बता देता हूं कि पाठशाला में आज किस किस की क्लास लगेगी, कौन कौन सी क्लास लगेगी। किसान आंदोलन पर एक बड़ी खबर आ रही है, आज आपको उसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि किसान आंदोलन का राम मंदिर से क्या कनेक्शन निकल आया है भाई। आंदोलन एमएसपी की गारंटी के लिए या नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए, आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। किसानों ने जो मांगा मोदी ने उससे 50% ज्यादा कैसे दे दिया, इसकी डिटेल दूंगा। वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा जो बंगाल के संदेश खाली का पूरा सच आपको बताएगी, क्योंकि बंगाल में जो हो रहा है उसको लेकर देश भर में चर्चा है और चिंता है। संदेश खाली का सच, ममता सरकार क्या छुपाना चाहती है, इस सवाल का जवाब भी हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। टूटते इंडी गठबंधन के साथ क्या अब नया खेला हो गया है, इसका भी चैप्टर है। लोकसभा से पहले वो चुनाव जो विपक्ष जीतते जीतते हार जाएगा, कैसे क्या खेला हुआ है, आज ये भी आपको बड़ी खबर बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स मतलब जिसके जरिए पार्टियों को जो है लोग फंडिंग करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को ही असंवैधानिक बताया और इस पर तुरंत तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है बॉस, और वोटर्स को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का पूरा हक है। कोर्ट ने आदेश दिया कि बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई को 3 हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पूरी जानकारी देनी होगी कि किस पार्टी को कहां से पैसा आया, जिससे वोटर्स को जानकारी के लिए चुनाव आयोग सार्वजनिक कर देगा ये जानकारी। महाराष्ट्र में शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा है। एनसीपी विधायकों की अयोग्यता के मामले में आज महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने अपना फैसला सुना दिया। इसमें स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अजीत पवार गुट को ही असली एनसीपी घोषित कर दिया और अजीत पवार गुट के जो 41 विधायक थे उनको अयोग्य ठहराने की शरद पवार गुट की अपील को ही खारिज कर दिया। स्पीकर ने अपने फैसले में कहा कि जब एनसीपी में 2 गुट बने थे उस वक्त अजीत पवार की अगुवाई वाला गुट ही असली एनसीपी बना था। कैश फॉर क्वेरी के मामले में लोकसभा सदस्यता गंवाने वाली टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने महुआ मोइत्रा को 19 फरवरी को पेश होने के लिए समन जारी कर दिया है। ईडी ने महुआ मोइत्रा को फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर कैश, महंगे गिफ्ट लेकर और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के इशारों पर लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था, जिसकी जांच के बाद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। बिहार में सरकार और गठबंधन बदलने के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली बार आरजेडी प्रमुख लालू यादव से मुलाकात हुई। लालू यादव के साथ पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद नजर आए। समर्थकों की नारेबाजी के बीच दोनों नेता एक दूसरे से बड़ा मुस्कुरा कर मिल रहे थे, अभिवादन वगैरह भी हुआ है। नीतीश कुमार ने लालू यादव के कंधे पर हाथ भी रखा। इसके बाद नीतीश कुमार तेजस्वी की तरफ देखते हुए नमस्कार करते हैं और फिर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। अब बिहार की राजनीति में तो जो खेल होना था हो गया, लेकिन अगर क्रिकेट के खेल की बात करूं तो इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की सीरीज के तीसरे मैच के पहले दिन भारत ने अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया है। राजकोट में टेस्ट शुरू हुआ और दिन का खेल खत्म होने तक भारत 5 विकेट खोकर 326 रन बना चुका है। 33 रन पर 3 विकेट गिर गए थे भाई, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने पहले सेंचुरी ठोक दी, फिर रविंद्र जडेजा ने सेंचुरी ठोक दी। रोहित शर्मा 131 की पारी खेलकर आउट हुए, जबकि जडेजा 110 रन बनाकर नॉट आउट है। उधर डेब्यू करने वाले सरफराज खान ने 66 गेंदों पर 62 रन की शानदार पारी खेली। तो बॉस, ये हो गया दिन भर का रिवीजन, अब पाठशाला की पहली क्लास। लेकिन इससे पहले किसान आंदोलन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देता हूं, और वो बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई आ रही है। चंडीगढ़ में सरकार और किसानों की अहम मीटिंग हुई है।
ये बताया जा रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अब ये बातचीत कहीं जाएगी नहीं, लेकिन चंडीगढ़ में सरकार और किसानों की अहम मीटिंग हुई है। ये बड़ी खबर आ रही है, सरकार किसानों के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई है। 3 केंद्रीय मंत्री वहां मौजूद थे जिन्होंने किसान नेताओं से बातचीत की है और बातचीत से आंदोलन का आगे का रास्ता तय होना है और इसलिए इस बातचीत को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, अभी बड़ी खबर ये आ रही है कि इस वक्त भी जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं पाठशाला में, इस वक्त भी 3 केंद्रीय मंत्रियों की बैठक चल रही है किसान नेताओं के साथ और ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह से पूरा किसान आंदोलन चला है उसको लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं और क्या सरकार जो है वो बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाल लेगी, ये सबसे अहम प्रश्न है। तो हो सकता है पाठशाला के बीच में और बड़ी खबर आपको बताऊं कि इस मीटिंग में क्या हुआ, लेकिन इस बीच किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार ने भी बड़े कदम उठा लिए हैं। पंजाब में भी कुछ कदम केंद्र सरकार ने खुद से उठाए हैं। बड़ी खबर, हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, ये बताया जा रहा है। तो 7 जिले हरियाणा के जहां इंटरनेट बंद, पंजाब के 3 जिलों में इंटरनेट बंद हो गया है। किसान आंदोलन से माहौल बिगड़ने की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि इंटरनेट बंद किया जाएगा। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद में इंटरनेट बंद किया गया है। इसके अलावा हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में भी इंटरनेट बंद हो गया है। तो बड़ी खबर है, आप देखिए, इसका मतलब सरकार को यह अंदेशा था कि माहौल बिगड़ सकता है और इसीलिए कई जिलों में इंटरनेट को बंद किया गया और 17 फरवरी तक यानी परसों तक इंटरनेट बंद रहेगा हरियाणा में इन जिलों में। पंजाब के 3 जिलों में 16 फरवरी तक इंटरनेट बंद किया गया है। पंजाब में जहां जहां बंद किया गया है इंटरनेट को, उसमें पटियाला है, फतेहगढ़ साहिब है, संगरूर में इंटरनेट बंद किया गया है। यानी एक तरफ सरकार किसी भी स्थिति को संभालने के लिए तैयार दिख रही है, कोई अराजकता न फैले इसके बंदोबस्त कर रही है, और दूसरी तरफ किसानों के साथ बातचीत को सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है। यानी बातचीत और इधर संभालना दोनों साथ साथ चल रहा है और इसीलिए किसानों से बातचीत के लिए केंद्र के 3 मंत्रियों को इसमें लगा दिया गया है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा इस वक्त बातचीत में मौजूद हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बातचीत में मौजूद हैं। इसके अलावा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी इसमें शामिल हैं। तो 3 बड़े मंत्री सरकार के जो इस वक्त इस बातचीत में किसानों से चर्चा कर रहे हैं, अर्जुन मुंडा, कृषि मंत्री पीयूष गोयल, नित्यानंद राय, तीनों वहां बैठकर चर्चा कर रहे हैं। और एक तरफ हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, दूसरी तरफ किसान आंदोलन के पक्ष में अपना समर्थन जताते हुए पंजाब में कुछ किसान संगठनों ने रेल रोको प्रदर्शन किया। इस दौरान पंजाब में कई जगहों पर किसान संगठनों के लोग पटरी पर जाकर बैठ गए। पंजाब में रेल सर्विस प्रभावित हुई है। पंजाब के पटियाला में भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने पटरी पर बैठकर प्रदर्शन किया। रेलवे ट्रैक पर बड़ी संख्या में जाके किसान नेता वहां बैठ गए तो ट्रेन क्या ही चल पाती। पंजाब के संगरूर में भी कहा जा रहा है कि किसानों ने रेल रोको प्रदर्शन किया है। किसानों ने रेलवे ट्रैक के किनारे ही दरी बिछाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महिलाएं भी बड़ी संख्या में नजर आई। पंजाब के 8 जिलों में रेल रोको प्रदर्शन हुआ है। पिछली बार के आंदोलन से सबक लेते हुए आंदोलनकारी किसानों को इस बार किसी भी कीमत पर दिल्ली में एंट्री न देने की तैयारी की गई है। दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर आज पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों ने मॉक ड्रिल भी किया कि अगर हालात बिगड़े तो कैसे संभालना है, अगर किसान दिल्ली की तरफ आ गए तो उन्हें कैसे रोकना है, इसका अभ्यास आज किया गया। आप सोचिए किस लेवल की तैयारी चल रही है। कल मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि कितने लेवल की बैरिकेडिंग हुई है। आज ये देखते हुए कि भैया ये रुकने वाले लग नहीं रहे हैं, तो अगर आ गए तो अगर वाली स्थिति का भी प्रैक्टिस कर ली गई। मॉक ड्रिल के दौरान जवानों को बताया गया कि पहले हाथों से ही किसानों को रोका जाए, कोई बल प्रयोग ना हो, अगर जरूरत पड़े तभी लाठीचार्ज किया जाए और आंसू गैस का इस्तेमाल। आपको दिल्ली के सिंगू बॉर्डर से एक रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर आगे की बात बताता हूं कि इस पूरे किसान आंदोलन का राम मंदिर से क्या कनेक्शन है और यह आंदोलन कहां जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त आप यहां देख रहे हैं। आप देखें तो एक तरफ जहां ये बीच में कंक्रीट का वाल है, ये दिल्ली और हरियाणा की सीमा है, और फ्लाईओवर पर इस तरफ जहां की तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, वहां पर आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान नजर आ रहे होंगे, वहां पर आपको दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां नजर आ रही होंगी। और कैसे जब प्रदर्शनकारी किसान आएंगे तो अलग अलग जो सुरक्षा बलों की टीमें होंगी, चाहे वो दिल्ली पुलिस का लेयर हो या रैपिड एक्शन फोर्स का लेयर हो, वो कैसे उनको रजिस्ट करेंगे। पहले हाथों से रोकने की कोशिश होगी,
बैरिकेटिंग बचाने की कोशिश होगी, जरूरत पड़ने पर उन पर जो है वो लाठीचार्ज किया जाएगा और फिर आगे अगर स्थितियां गंभीर होती हैं तो टीयर गैस या अन्य जिन भी चीजों का इंतजाम जो है वो दिल्ली पुलिस और प्रशासन की तरफ से किया गया है, उन सभी चीजों का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। और आप देखिए पूरे इस सिंघू बॉर्डर पर हाईवे के दोनों तरफ, दिल्ली से चंडीगढ़ हो या चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ, आपको हर तरफ जो है यहां पर इस वक्त एक डिटेल्ड ड्रिलिंग होती हुई नजर आएगी। तो आप देखिए किस तरह की तैयारी चल रही है, वो नजर आता है। व्यवहार से पता लगता है कि कोई ना कोई सपोर्ट उनको है ही। आखिर रोकने में तो पंजाब सरकार भी उनको अपनी जगह पर रोक ही सकती है, नहीं रोकी है तो कहीं कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग तो रही होगी। और दिल्ली वाले तो ये कहते हैं कि हाँ हम तो किसान की मूवमेंट के साथ हैं। किसान की मांगों के साथ होना एक बात है, लेकिन किसान की मूवमेंट जिस प्रकार की चला रहे हैं उसमें साथ होना ये कई प्रकार के गलत संदेश देता है। एक तरफ तो वो आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना और उसमें भी यानी ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, हर्ड्रो और क्या क्या लेके चलना और एक साल का राशन लेके चलो, यानी ये जो आह्वान किया जाता है तो इसके अंदर हमें नागरिकों की सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को भी चाहिए। आखिर किसान भी वो अपने ही, अपने देश के बाहर के नहीं है, इसलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है। अब आप सुन रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को, वो कह रहे हैं कोई अपनी सेना बना के जैसे युद्ध लड़ने निकलता है वैसे ये लोग चले हैं। बहुत मुझे समझ ही में नहीं आ रहा किस बात का युद्ध लड़ रहे हो आप। आपको लग रहा है ये सरकार एमएसपी पे कानून नहीं ला रही, आपकी बात नहीं सुन रही और देश भर का किसान जो है आप उसकी आवाज है, तो भाई चुनाव में ना हराइए। आप ये ट्रैक्टर लेके क्या आ रहे हैं, आप ये सेना लेके क्या आ रहे हैं, आप ये पूरा मजमा क्या सजा रहे हैं, ये बात ही नहीं समझ में आ रही। तो फिर तो कहा जाएगा कि ये पूरा आंदोलन राजनीतिक है। किसान आंदोलन अभी शुरू ही हुआ है, किसानों और सरकार के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन आंदोलन में तैयारियों को देखकर तो यही लग रहा है कि किसान संगठन पहले ही मान चुके हैं कि सरकार उनकी बात नहीं मानेगी और वो अपनी बात मनवाने के लिए राशन पानी लेकर महीनों लंबे चलने वाले आंदोलन की तैयारी के साथ उतर रहे हैं। जैसे आज कुछ किसानों ने यूपी की तरफ से भी मोर्चा खोल दिया। मेरठ से कुछ किसान गाजीपुर बॉर्डर पर चादर बिछाकर बैठ गए, अपने साथ खाने का इंतजाम करके आए, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, सब्जी सब लेके चले आए। भाई गाजीपुर बॉर्डर से हमारी सहयोगी भावना की एक रिपोर्ट देखिए। कहाँ से आए हैं? ये मेरठ से और नोएडा से। क्या चाहते हैं? जो एमएसपी का इन्होंने जो गारंटी का जो वायदा किया था और ये वायदा खिलाफी जो है उसके संबंध में किसान दोबारा से इकट्ठा हो रहे हैं। तो क्या आप यहाँ पे लंबे वक्त के लिए बैठेंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है। कब तक बैठेंगे आप? भाई जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं हो जाती तब तक किसान का यहाँ से हटना नामुमकिन है। आप ये टमाटर लेके आप आए हुए हैं? हाँ, ये खाना बनाओगे, तुम भी खाइए और हम भी खाओगे। टमाटर ना सारा सामान है, पीछे भी है। अब आप ये देखिए कि दिखाइए भाई साहब क्या क्या है। ये देखिए, ये खाने पीने का सामान लेके आए हुए हैं जिसमें तेल, नमक, टमाटर और इसके साथ ही दिखा देते हैं, ये देखिए गैस सिलेंडर तक लेकर आए हुए हैं। ये देखिए चूल्हा आपको नजर आ रहा होगा, ये बड़ा भगोना जिसमें ये कह रहे हैं कि यहाँ पर खाना भी बनाएंगे और यहीं पर रुकेंगे। ये आप लोग यहाँ पर कितने दिन के लिए आए हुए हैं? हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम नहीं उठेंगे ऐसा ही। किसान आंदोलन अभी और उग्र हो सकता है क्योंकि हर दिन अलग अलग किसान संगठन आंदोलन के समर्थन में उतर रहे हैं। जैसे भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी समूह ने मौजूदा आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी कल से हरियाणा में किसानों का बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। कल हरियाणा में दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच हरियाणा के टोल नाकों पर प्रदर्शन किया जाएगा। 17 फरवरी को हरियाणा के हर जिला मुख्यालय में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। 18 फरवरी को कुरुक्षेत्र में हरियाणा के सभी किसान संगठनों की एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई। गुरनाम चढ़ूनी साल 2020 में हुए किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा थे, आपको याद होगा। नहीं देखे इनको, उस वक्त बड़ा बोलते थे ये। किसान आंदोलन से जुड़े ज्यादातर संगठन पंजाब में सक्रिय हैं और अभी जो आंदोलन चल रहा है वो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर ही चल रहा है। आपको याद होगा कि पिछली बार किसान आंदोलन था उसमें भी ज्यादातर किसान पंजाब से ही आए थे और कुछ हरियाणा से आए थे। पिछली बार भी और इस बार भी किसान संगठन ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिले। आपको बताता हूं कि देश में पंजाब के किसानों को उसकी फसल का एमएसपी पर क्या दाम मिल रहा है और क्या वो दाम स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिश की थी उससे ज्यादा है या कम है। आपको यह भी तो जानना चाहिए जो लोग एमएसपी की मांग कर रहे हैं उनको मिल क्या रहा है। साल 2024-25 में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक पंजाब में गेहूं की खरीद
1503 रुपए प्रति क्विंटल में होती। मतलब उन्होंने एक अनुमान लगाया था कि 24-25 आते आते पंजाब में गेहूं की खरीद 1503 रुपए प्रति क्विंटल की होती, जबकि अभी जो एमएसपी के नियमों के अनुसार जो अभी खरीद हो रही है वो 2275 रुपए प्रति क्विंटल होगा, यानी कि 772 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा, जो कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से 50% ज्यादा है, 51.36%। यानी जो आप सोच रहे थे और जिस स्वामीनाथन आयोग की कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की बात हो रही है, भाई ऑलरेडी मोदी सरकार करी उससे 50% ज्यादा दे रहा है। धान की बात कीजिए, साल 2023-24 में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश थी कि पंजाब में धान की खरीद 1462 रुपए प्रति क्विंटल पे होनी चाहिए, जबकि 2023-24 के लिए पंजाब में धान के लिए जो एमएसपी तय की गई है वो 2183 रुपए प्रति क्विंटल, जो कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से 49% ज्यादा है, ऑलमोस्ट 50% कह लीजिए। यानी अभी ही पंजाब के किसान जो मोस्टली धान और गेहूं उगाते हैं, खरीद पर जो दाम मिल रहा है वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से 50% ज्यादा मिल रहा है भाई। ये आंकड़े CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के हैं। ये एक एक्सपर्ट कमेटी होती है जो कि सरकार को एमएसपी पर जुड़े सुझाव देती है। इतना ही नहीं, एमएसपी पर जितनी फसल सरकार खरीदती है उसमें सबसे ज्यादा फसल की खरीदारी पंजाब से ही होती है। ये भी ध्यान रखिए, जो लोग यहां बैठे हैं पंजाब के किसान, उनको सबसे ज्यादा एमएसपी मिलती है भाई। साल 2022-23 में 19,300 करोड़ रुपए का गेहूं पंजाब से खरीदा गया। साल 2021-22 में 36,700 करोड़ रुपए की धान की खरीद पंजाब से हुई। ये देश के किसी भी राज्य से बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं, एक आरटीआई में यह भी पता चला कि पंजाब में एमएसपी पर होने वाली गेहूं की खरीदारी पिछले 10 साल में करीब 10% बढ़ चुकी है। साल 2014-15 में देश में एमएसपी पर गेहूं की खरीद में 41.39% यानी करीब 41-42% हिस्सा पंजाब से था, जो साल 2022-23 में बढ़कर 51% से ज्यादा हो चुका है। मतलब यूपीए के जमाने से भी ज्यादा एमएसपी पर खरीद पंजाब से अभी मोदी सरकार में हो रही है। पिछले 10 सालों में गेहूं पर एमएसपी कितना बढ़ा है आपको ये देखना चाहिए। साल 2013-14 में 1400 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी मिल रही थी, जबकि साल 2023-24 में यह 2275 रुपए प्रति क्विंटल। इसी तरह देश में धान की खरीद पर एमएसपी साल 2013-14 में 1310 रुपए प्रति क्विंटल थी, जो 2023-24 के लिए 2183 रुपए प्रति क्विंटल है। किसान आंदोलन के बाद साल 2022 में सरकार ने एमएसपी की व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, जो कि अब तक 37 मीटिंग कर चुकी है और वर्कशॉप्स कर चुकी है। मतलब ऐसा नहीं कि सरकार बैठी है कि चलो ठीक है अब ये लोग घर गए, अब छोड़ो। इस मीटिंग में सरकार और किसान दोनों तरफ के लोग भी हैं, और उसी कमेटी के सदस्य और उस कमेटी के सदस्य ये कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी देना नामुमकिन है। मतलब जो कमेटी बनाई गई है वो कह रही है कि एमएसपी पे गारंटी देना नामुमकिन है, और यहां जिनको सबसे ज्यादा एमएसपी पे खरीद हो रही है, जिनको सबसे ज्यादा एमएसपी मिल रही है, वो कह रहे हैं कि नहीं बॉस, कानून बनाइए, हम तो नुकसान में। सुनिए एक बार कमेटी के लोग क्या कह रहे हैं। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट 2006 में आई थी। 2006 का भारत और 2024 का भारत अलग है। हमको ये कमेटी से ऐसा बनाना है, ऐसी कृषि नीति बनानी है और ऐसे गांव की नीति, ऐसी कृषि की नीति और सहकारिता की नीति बनानी है जो 2075 तक वैलिड हो। में एक बिहार का किसान और एक पंजाब के किसान में इतनी असमानता क्यों है? तो एक देश में एक एमएसपी इस तरीके से तो संभव ही नहीं है। जो A2+FL और 50% उसमें जो जोड़ के दिया जा रहा है वो तो ऑलरेडी दिया जा रहा है। इनसे बातचीत करें, और इनको तो समझ में नहीं आता। एमएसपी एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। वो आए, बैठें। मैं आश्वस्त करता हूं कि अगर मैं उनके सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाया कमेटी के अंदर वो एक प्रजातांत्रिक तरीके से, तो मैं समिति से इस्तीफा दे दूंगा। हमने आपको कल ही बताया था कि अगर सभी फसलों पर एमएसपी को लेकर कानून बना दिया जाए तो देश की अर्थव्यवस्था ठप कैसे हो जाएगी, विकास के लिए पैसे नहीं बचेंगे और महंगाई बेतहाशा बढ़ जाएगी। और पीएम मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि भारत का समय है बॉस, आने वाले 5 सालों में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भारत आगे बढ़ रहा है तो दुनिया में दूसरे बड़े देश आज की डेट में संघर्ष कर रहे हैं भाई। जैसे जापान, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हुआ करता था, वो खिसक कर चौथे नंबर पर आ गया है, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, महंगाई चरम पर है जापान के अंदर। वहां रिसेशन आ गया है भाई, मंदी आ गई है जापान के अंदर। इसी तरह ब्रिटेन की हालत भी खराब है, वहां आर्थिक मंदी आ चुकी है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बताया कि इस वक्त ग्लोबल मंदी का खतरा बहुत ज्यादा है। यानी
जापान, ब्रिटेन जैसे देशों में मंदी आ गई है, भारत की इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है, और आप क्या चाहते हैं कि एमएसपी पर कानून बन जाए और उसके बाद जितने लोग यहां नौकरी कर रहे हैं सबकी नौकरी चली जाए, सब जो है वो महंगाई के मारे त्राहिमाम करें, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों को अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाना है और नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे करना है, इसलिए एमएसपी पे कानून बने जिसमें देश का 50% बजट चला जाए। ये देश को सोचना होगा बॉस कि कुछ किसान आकर जो कह रहे हैं पंजाब और हरियाणा के, क्या वो देश की आवाज बन सकती है? क्या आपको ब्रिटेन और जापान बनना है या तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है? ये देश को तय करना है और इसलिए हम ये सारी डिटेल आपके सामने रखते हैं। पाठशाला में अब बंगाल के संदेश खाली का चैप्टर लेकर आए हैं, उस पर बड़ा बवाल मचा हुआ है। एक तरफ किसानों का बवाल है, दूसरी तरफ बंगाल में मचा बवाल है, लेकिन बंगाल के बवाल पर बहुत लोग चुप हैं। इसलिए आज आपको देखना चाहिए कि बंगाल में क्या चल रहा है और ममता बनर्जी सरकार पर कितने गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए बॉस, बंगाल में एक खास पैटर्न दिखता है कि वहां कुछ भी होता है तो ममता बनर्जी सब कुछ बीजेपी आरएसएस पर डाल देती है। ये सब बीजेपी आरएसएस का किया धरा है। अरे बॉस, बीजेपी आरएसएस का किया धरा है तो आप रोकती क्यों नहीं है? आपको तो रोकने के लिए वहां पर चीफ मिनिस्टर बनाया गया ना। लेकिन ये बंगाल की राजनीति का फैशन बन गया है। यही सब संदेश खाली के मामले में भी किया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते से बंगाल के संदेश खाली में बहुत तनाव है। वहां पर महिलाओं ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि संदेश खाली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहां पर घर से निकलना मुश्किल है। टीएमसी नेता महिलाओं को उठाकर पार्टी ऑफिस लेकर जाते हैं, यह आरोप लगा, और सुबह छोड़ते हैं। लेकिन ममता बनर्जी इस पर जो जवाब दे रही हैं वो उनका वही पुराना तरीका है कि सब कुछ बीजेपी पर डाल दो। स्थिति यह है कि विपक्ष के नेताओं को संदेश खाली जाने नहीं दिया जा रहा। जो लोग संदेश खाली जाकर पीड़ितों से मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि कितनी शर्मनाक स्थिति है। लेकिन राज्य की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसके जवाब में क्या कह रही हैं कि संदेश खाली में तो आरएसएस के बंकर हैं, बीजेपी के लोग नकाब पहनकर झूठे बयान दे रहे हैं। बंगाल पुलिस कह रही है कि उन्हें अब तक रेप के आरोपों की कोई शिकायत नहीं मिली है, जबकि बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाया। आरोप लगा कि वहां टीएमसी के नेता शेख शाहजहां और उसके समर्थक जबरन जमीनों पर कब्जा करते हैं और यौन उत्पीड़न करते हैं। स्थानीय महिलाओं का आरोप है कि संदेश खाली की महिलाएं सुरक्षित नहीं है और उनकी कोई मदद नहीं कर रहा। महिलाओं को बाहर निकलने में डर लगता है क्योंकि महिलाओं को आरोपी टीएमसी कार्यालय में लेकर जाते थे और सुबह छोड़ देते थे। और ये सिर्फ कही सुनी बात नहीं बता रहा हूं, ग्राउंड पर जाकर हमने भी बात की, हमारी टीम ने बात की है, महिलाओं से बात की है, तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर कोई भी शॉक्ड रह जाएगा। संदेश खाली की महिलाएं क्या आरोप लगा रही हैं, सुनिए एक बार, फिर बताता हूं कि इन गंभीर आरोपों पर महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कह रही है। दीदी, सबसे पहले तो बताइए कि कितने सालों से ऐसा अत्याचार यहाँ पर चलता था? 13 বছর ধরে 13 বছর ধরে এখানে যবে থেকে মানে টিএমসি রাজ হয়েছে এখানে সন্দেশখালীতে, তখন থেকে আস্তে আস্তে এই অত্যাচার শুরু হয়েছে এখানে। দিদি, বিশেষ করে মহিলাদের সঙ্গে কি করা হতো যদি বলেন? মহিলাদেরকে রাতে ডাকা হতো, দিনে যখন তখন মানে ভয় দেখানো হতো যে না গেলে তার অন্য ব্যবস্থা আছে, তার স্বামীদের তুলে নিয়ে যাবে, ছেলেদের। এমনকি আমাদেরও বাড়িতে এরকম মানে হয়েছে, আমার একজনের বাড়ি থেকে একজনকেও তুলে নিয়ে গেছে, তাকে জোর মানে প্রেশার দেওয়া হতো প্রচুর যে এই পার্টিতে যেন তারা কাজ করে গিয়ে জোর করে। তো রাত্রিবেলা ডাকা হতো মহিলাদের, কোথায় নিয়ে যাওয়া হতো? টিএমসি পার্টি অফিসে ওখানে নিয়ে যাওয়া হতো, মেয়েদেরকে বসিয়ে রাখা হতো। কিছু কিছু মেয়েদের বসিয়ে রাখা হতো কখনো, আবার কিছু কিছু মহিলাদের বলতো যে আপনারা চলে যান। आप सुन रहे हैं महिलाएं कितनी गंभीर आरोप लगा रही हैं। और संदेश खाली में हमारी टीम को कई महिलाएं मिली जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहकर आरोप लगाया कि हिंदू महिलाओं के साथ ही अत्याचार किया जा रहा है। सुनिए। সেটা তো আমাদের ভয়। আমরা এই এখন যে একসঙ্গে যে জোট বেঁধেছি, আজকের এসে তোমরা এইভাবে বলে গেলে, দুদিন পরে দেখাচ্ছে কোনো কারণে সেই পার্টি উঠে গেল, সে আবার আসলে সে এসে তখন আমাদেরকে এইসব সন্দেশখালী এরকম হয়েছে, এক ধার থেকে তো সবাইকে তো মারতে পারে।
সবাইকে তো এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে, তখন এখানে কেউ কোন আর হিন্দু থাকবে না, এখানে এসে সব মুসলিম বাস করবে, তখন কোনো হিন্দু থাকবে না। কি বেছে বেছে কি হিন্দু মহিলাদের উপর অত্যাচার বেশি করা হচ্ছে? সবচেয়ে বেশি হিন্দু, এখানে মুসলিম নেই তো, কোন জায়গায় মিটিং হলে কটা মুসলিম আসে, সবই তো আদিবাসী। আমরা রাস্তায় চলতে পারি না, যে মহিলার যে রাস্তায় চলবে তা সে চলার ইয়ে নেই, রাস্তায় বেরোলি হ্যাঁ তুলে নিয়ে যাবে, তাহলে এরকম করলে তাহলে আমরা কি করে বাঁচবো? তাহলে আমরা মহিলা হ্যাঁ বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে রাখার জায়গা আর এরকম তো কোনোদিন কোথাও দেখা যায়নি না, কোনোদিন। এর আগেও অনেক পার্টি ছিল, তখনও হয়নি, এখন হবে কেন? আমরা যদি সবাই তো তাকে ভোট দিয়ে এনেছি, তাহলে সে যদি আমরা ভোট সবই কিছু ভোট দেওয়ার দূরে যাক, আমি যখন সর্বপ্রথম ভোটার হয়েছি, আমি জানি না সেখানে প্রথমবারে আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে, আমি সেইভাবে গিয়ে ভোট দিয়েছি, সেই আদাস ওই একবারে ভোট দিয়েছি, তারপরে কোনোবার আমি নিজে স্বেচ্ছায় ভোট দেইনি, সেখানে গিয়ে আমার হাতে আঙুলে দাগ দিয়ে তোমার ভোট হয়ে গেছে, চলে যাও। আচ্ছা দিদি, আমার ভোট আমি দিতে পারলাম না। যারা এখানে তো বেশিরভাগ তৃণমূলেরই সমর্থক, হ্যাঁ, তাও তার সত্ত্বেও হামলা। আর এখানে যদি আমাদের এদিকে হেরে গেলে এইবার সবাই তৃণমূল করে, হ্যাঁ, এখানে বিরোধী পার্টি কেউ নেই, তাও এখানে হ্যাঁ, তাও महिलाएं खुद बता रही हैं कि तृणमूल की समर्थक रही हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा है? इन महिलाओं ने सीधा आरोप संदेश खाली से टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर लगाया। महिलाओं के बयान सामने आने के बाद ही बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोला था। बीजेपी के आरोप क्या है? बीजेपी का आरोप है कि संदेश खाली में हिंदू महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया है। टीएमसी नेता जबरन हिंदू महिलाओं को टीएमसी कार्यालय ले जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी के इन आरोपों को टीएमसी तो सिरे से नकार रही है। टीएमसी का कहना है कि लोगों को गुमराह करने के लिए जानबूझकर गलत सूचना फैलाई जा रही है। पुलिस की पूछताछ में अभी तक यौन शोषण का कोई आरोप नहीं मिला है। राज्य महिला आयोग, डीआईजी, सीआईडी की 10 सदस्यीय टीम को भी उत्पीड़न के आरोप नहीं मिले। कैसे मिलेंगे? बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद जब इतनी हिंसा हुई थी, तब भी ममता बनर्जी को वहां कुछ होता हुआ नहीं नजर आया था। सब बीजेपी और आरएसएस ने कर दिया था। आज भी वो वही बात कह रही है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि इन आरोपों की सही से जांच करवाती खुद महिलाएं। भाई, आरोपियों को पकड़ा जाए, इन पीड़ितों को इंसाफ दिलाया जाए, ये होता। लेकिन जब सीधे सीधे यही कह दिया जाएगा कि इस पर राजनीति हो रही है, तो फिर इंसाफ मिलने की बात कहां से आएगी? ममता बनर्जी ने यह तो कहा कि प्रशासन की टीम संदेश खाली में मौजूद है, वो घर घर जाकर शिकायत सुन रही है। हिंसा के मामले में अभी तक 17 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन ममता बनर्जी ने संदेश खाली के मामले में यह भी आरोप लगा दिया कि संदेश खाली में जहां अशांति है, वहां आरएसएस का बेस है। क्षेत्र में अशांति फैलाने के लिए भयानक साजिश रची जा रही है। बीजेपी की कार्यकर्ताओं ने नकाब पहनकर झूठे बयान दिए हैं। बीजेपी ने बाहर से लोगों को लाकर संदेश खाली में अशांति फैलाई है। कुछ लोगों में नाराजगी हो सकती है, हम मुद्दों का समाधान करेंगे। संदेश खाली में महिलाएं कैमरे पर आकर, आपको दिखा रहा हूं ना, कैमरे पर आकर सब बता रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी वाले मास्क पहनकर झूठे बयान दे रहे हैं। लेकिन जो लोग भी संदेश खाली जाकर पीड़ितों से बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वहां के हालात कैसे हैं। और अगर ये बीजेपी की महिलाएं हैं, इनके साथ कुछ नहीं हुआ है, तो इनको पुलिस इन पे क्यों नहीं एक्शन ले रही है? फिर पहले राज्यपाल ने वहां का दौरा किया था और लोगों से बात की। आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों ने संदेश खाली का दौरा किया, क्योंकि यहां एक बड़ी आबादी दलितों और पिछड़े आदिवासियों की रहती। पीड़ितों से मुलाकात के बाद आयोग की सदस्य अंजू बाला ने आरोप लगाया कि संदेश खाली में लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं। महिलाओं पर अत्याचार की एफआईआर तक दर्ज नहीं होती और सीएम ममता बनर्जी कुछ बताना नहीं चाहती। एक बार सुनिए क्या कह रही हैं वो। आप जितना छुपाना चाहती थी, आप आंकड़े नहीं बताना चाहती हैं, क्योंकि आप एफआईआर दर्ज ही नहीं करती हैं। आप महिलाओं के साथ हो रहा टार्चर है। अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं जो मछुआरा वर्ग की हैं, मछली पालन का काम करती हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके साथ आप घर बुला कर टार्चर करते हैं। आपको मैं चाहती हूं कि देश आपको माफ नहीं करेगा। मीडिया के माध्यम से देश को बताना चाहते हैं, राष्ट्रपति को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करिए, नहीं तो ये हमारे लोग यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। यहाँ यानी वहां जो जा रहा है उसको दिख रहा है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है इस तरह का, जैसे आरोप लग रहे हैं और ये सब आरएसएस और बीजेपी वाले करा रहे हैं। 12 फरवरी को पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी संदेश खाली में हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों और प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात की, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। संदेश खाली का दौरा करने के बाद जांच के लिए उन्होंने एसआईटी का गठन किया और अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी।
अपनी रिपोर्ट में राज्यपाल ने, गवर्नर की रिपोर्ट बता रहा हूं, अपनी रिपोर्ट में राज्यपाल ने शाहजहां शेख और उसके साथियों का नाम लिया है। साथ ही यह बताया कि रात के वक्त पुलिस की वर्दी में आरोपियों ने पीड़ितों के घर में घुसने का काम किया। वहीं बंगाल पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की बजाय पीड़ितों पर उपद्रवियों के साथ समझौता करने का दबाव बनाया। यह राज्यपाल की रिपोर्ट में। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में आरोपियों की गिरफ्तारी, पीड़ितों की मदद और दोषी अधिकारियों का ट्रांसफर करने का सुझाव दिया है। राज्यपाल अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लोग कह रहे हैं कि बंगाल में विपक्ष कह रहा है, फिर भी ममता बनर्जी की सरकार इन सब बातों को मान नहीं रही। उल्टे ममता बनर्जी के बयानों से तो लगता है कि एक तरह से उस शाहजहां शेख को क्लीन चिट मिल गई, जिसके समर्थकों पर संदेश खाली के मामले में आरोप है। जिस शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर आरोप लगे, ये शाहजहां शेख वही टीएमसी नेता है जिसके घर पर छापेमारी करने गई ईडी की टीम पर हमला हो गया था। याद है ना, अभी कुछ दिन पहले ईडी की टीम गई थी तो उस पर क्या हुआ था उसके साथ। ये वही शाहजहां शेख है। इसके बाद से शाहजहां शेख फरार है और संदेश खाली में महिलाएं विरोध प्रदर्शन करने लगी कि शाहजहां शेख और उसके साथियों को अरेस्ट किया जाए। लेकिन आज ममता बनर्जी की बातों से यही लगा कि शाहजहां शेख का ही बचाव किया जा रहा है। आज विधानसभा में ममता बनर्जी ने शाहजहां शेख को लेकर चुप्पी तोड़ी। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर संदेश खाली में हिंसा को लेकर साजिश करने का आरोप लगाया। ये बात सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि भाई ये बात सामने आ गई है कि कैसे सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं को लाया गया और हिंसा भड़काई गई। प्राइमरी टारगेट शाहजहां शेख था, जिसे निशाना बनाने के लिए ईडी इलाके में पहुंची। इसके बाद वहां से सभी को बाहर कर दिया गया और आदिवासी वर्सेस अल्पसंख्यक की लड़ाई भड़काने की साजिश की गई। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि यह इलाका संवेदनशील रहा है और बीजेपी अल्पसंख्यकों को आदिवासियों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि इस मामले में ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस इस मामले को दबाने में लगे हुए हैं। आरोप है कि ना तो पीड़ितों की शिकायतों पर ध्यान दिया जा रहा है, ना ही आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। उल्टे ममता बनर्जी की सरकार, पुलिस प्रशासन उन लोगों को रास्ते में रोक रही है जो लोग पीड़ितों के साथ खड़े होना चाहते हैं, जो लोग पीड़ितों की आवाज उठाना चाहते हैं। आज बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के 3 विधायकों के साथ संदेश खाली जा रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी को रास्ते में ही पुलिस ने रोक दिया। संदेश खाली के आसपास के कई इलाकों में धारा 144 लगी है, जिसमें 4 लोगों से ज्यादा एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। इसलिए शुवेंदु अधिकारी 3 विधायकों को लेकर संदेश खाली निकले कि भाई एक वो हो गए और 3 और विधायक हो गए तो 4 हो गए। लेकिन कहा जा रहा है कि फिर भी उनको नहीं जाने दिया गया। यही यूपी में किसी को रोक दिया जाता है तो बड़ा हंगामा होता है, लेकिन बंगाल में रोका जा रहा है तो कुछ नहीं। इसी तरह से बुधवार को बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने संदेश खाली जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें संदेश खाली से 35 किलोमीटर पहले ही रोक लिया गया। इसी प्रोटेस्ट के बीच सुकांता मजूमदार अपनी कार के बोनट से गिर पड़े, जिससे उनको चोट लग गई। उनका इलाज कोलकाता के अस्पताल में चल रहा है। बीजेपी का सवाल यही है कि आखिर क्यों संदेश खाली के पीड़ितों से मिलने से नेताओं को, लोगों को रोका जा रहा है। बीजेपी लगातार संदेश खाली के मामले पर ममता सरकार को घेर रही है और यह आरोप लगा रही है कि पुलिस प्रशासन का राजनीतिकरण कर दिया गया है। इसी वजह से किसी को संदेश खाली जाने नहीं दिया जा रहा। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी आज जब संदेश खाली के लिए निकले तो पुलिस ने पहले ही नाकेबंदी करके उन्हें रोक दिया, जिसके बाद शुवेंदु अधिकारी वहीं पर धरने पर बैठ गए। शुवेंदु अधिकारी ने यहां तक आरोप लगाया कि ममता सरकार के इशारे पर उन्हें रोका जा रहा है और एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें जूता भी मारा है। ये शुवेंदु अधिकारी आरोप लगा रहे हैं। सुनिए एक बार उनको। उनका एडीसीपी बिलात खालिद मिराज वहां बताया चाह रहा है तो सर जाइए, और वो बता रहा है आपका लीगली परमिसेबल, बट वी आर नॉट अलाउइंग यू। मैं पूछा किसका डायरेक्शन, बोला ऊपर वाला का। ऊपर वाला कौन? खुदा और भगवान। बोला नहीं नहीं, मेरा डिपार्टमेंट। अरे भाई बूट से पीटा, बूट का से मेरा पाह में पहले बढ़ रहा था, मेरा पाह में बूट से। ए मेयर डीएसपी, 4 टाइम एमएलए, एक्स मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, 2 टाइम एमपी, 3 टाइम काउंसिलर। व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर? यानी विपक्ष को संदेश खाली जाने नहीं दिया जा रहा, यह आरोप लग रहा है। और इस लोकसभा चुनाव से पहले वो चुनाव जो विपक्ष जीतते जीतते हार जाएगा क्या? टूटते इंडी गठबंधन के साथ अब क्या नया खेला हो गया है? अब इसका चैप्टर।
देखिए, लोकसभा चुनाव तो जब होंगे तब होंगे, लेकिन उससे पहले राज्यसभा चुनाव में भी विपक्ष की हालत खराब होती दिख रही है। 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए जो सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, लेकिन 4 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की रणनीति की वजह से विपक्ष का खेल खराब हो सकता है। वैसे तो कहा जा रहा था कि सॉर्टेड इलेक्शन है, जिसका जहां संख्या है वो अपना निकाल लेंगे, लेकिन बीजेपी ने कुछ खेल किया। जिन सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की है उसके साथ बीजेपी ने एक्स्ट्रा कैंडिडेट भी उतार दिए। यानी अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव होगा, 7 सीटों पर बीजेपी आसानी से जीत जाएगी, लेकिन अब बीजेपी ने 8वां उम्मीदवार भी उतार दिया उत्तर प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 1 सीट पर चुनाव होगा। कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार बनाया है। अभिषेक मनु सिंघवी का जीतना तय माना जा रहा है, लेकिन अब बीजेपी ने भी हिमाचल में उम्मीदवार उतार दिया। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव होना है। बीजेपी और जेडीएस गठबंधन ने 5 उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसी तरह से बिहार में 6 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होगा। 6 में से 3 सीटों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। बीजेपी ने 4थी सीट के लिए भी तैयारी कर ली, जबकि अमूमन ऐसा होता नहीं है, जो जहां जीत रहा होता है उतने से काम चलाता है। राज्यसभा चुनाव के लिए जो खेला हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा परेशान अखिलेश यादव है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को हार मिली है। लोकसभा चुनाव में भी कोई कमाल का प्रदर्शन तो उनकी पार्टी ने किया नहीं, और अब राज्यसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ गई। राज्यसभा की सबसे ज्यादा 10 सीटों के लिए उत्तर प्रदेश में 27 फरवरी को चुनाव। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अब 8वां कैंडिडेट उतार दिया। बीजेपी ने संजय सेठ को अपना 8वां उम्मीदवार बनाया, यानी जीत 7 सीटों पर पक्की है, लेकिन 8वीं सीट के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। संजय सेठ 2019 में बीजेपी में आए थे। उससे पहले संजय सेठ समाजवादी पार्टी में ही थे। इसी वजह से अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ी हुई है, और कहा जा रहा है कि 27 फरवरी को सीएम योगी फिर से अखिलेश यादव को सियासी पटकनी देंगे। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की दरअसल 3 सीटें निकालना अब अखिलेश यादव के लिए मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा का गणित देखिए तो यूपी विधानसभा में फिलहाल 399 विधायक हैं और 4 सीटें खाली हैं। यूपी में एनडीए की ताकत 288 विधायकों की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कुल 252 विधायक हैं। इसके अलावा अपना दल सोनेलाल के 13 विधायक, निषाद पार्टी के 6 विधायक, ओम प्रकाश राजभर की सुभा सपा के 6 विधायक भी अब आ गए हैं। जयंत चौधरी की आरएलडी के 9 विधायक भी हैं। राजा भैया की पार्टी के भी 2 विधायक हैं, जबकि अखिलेश यादव के पास कुल 108 विधायक हैं। कांग्रेस के 2 और बीएसपी के पास 1 विधायक है। विधायकों की संख्या के हिसाब से देखें तो बीजेपी का पलड़ा भारी है, और यहीं पर अखिलेश के सामने तीसरी सीट के लिए जरूरी संख्या का जुगाड़ करने का सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि हो क्या रहा है, राज्यसभा की 1 सीट के लिए 37 विधायक का वोट जरूरी है। इस तरह से एनडीए 7 सीटों पर तो आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि उसके पास नंबर है। उसके बाद भी एनडीए के पास 29 विधायक बच जाएंगे। अब उसको 8वीं सीट पर जीत के लिए क्रॉस वोटिंग का सहारा है। भाई 37 चाहिए, 29 ऑलरेडी है, 8 क्रॉस वोटिंग हो गई तो 8वीं सीट भी आ जाएगी। उधर समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार तो आराम से जीत जाएंगे। तीसरी सीट के लिए समाजवादी पार्टी के पास भी 3 विधायक कम पड़ेंगे। कांग्रेस के 2 और बीएसपी का 1 विधायक अगर समर्थन करे तब जाकर सपा तीसरी सीट जीत सकती है। लेकिन सपा की पल्लवी पटेल ने चुनाव से पहले अखिलेश की टेंशन बढ़ा दी। पल्लवी पटेल ने सपा के उम्मीदवारों को वोट नहीं करने का फैसला किया है। पल्लवी पटेल दरअसल अपना दल कमेरावादी की नेता है, और सपा के टिकट से उत्तर प्रदेश की सिराथू सीट से विधायक भी हैं। समाजवादी पार्टी ने जब जया बच्चन और आलोक रंजन को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का टिकट दिया तो पल्लवी पटेल नाराज हो गई, क्योंकि पल्लवी पटेल अपनी मां कृष्णा पटेल के लिए राज्यसभा का टिकट चाह रही थी। लेकिन जब टिकट मिला नहीं तो पल्लवी नाराज हो गई कि जया बच्चन और आलोक रंजन को वोट देने से उन्होंने मना कर दिया। पल्लवी पटेल ने कहा कि ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं ना चल रहा है कि जया बच्चन को टिकट दे दिया जाए। अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में अंतर है। अब सुनिए पल्लवी पटेल क्या कह रही हैं। और नारा क्या है हमारा, पीडीए। तो अगर पिछड़ा दलित मुसलमान अल्पसंख्यक समाज हमारा नारा है तो हमारी करनी में और हमारी कथनी में वो दिखना चाहिए। हम वोट उनका ले रहे हैं, लेकिन जब ईमानदारी से प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो हमको बाध्य कर दिया जाता है कि हम मदान लोग जिनको बच्चन और रंजन को जिनको पीडीए कह रहे हैं उनको वोट दें। क्यों वोट दें? राजनीति ईमान से होती है,
और हम प्रतिबद्ध हैं इस बात को लेकर के कि पिछड़ा दलित मुसलमान समाज का अगर वोट ले रहे हैं तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें। अगर उनकी भागीदारी नहीं है तो वोट क्यों है? अब आप देखिए क्यों हम कह रहे हैं कि वहां यूपी में अखिलेश यादव को झटका लग सकता है या खेल हो सकता है, वो आपके सामने है। पल्लवी पटेल ने जया बच्चन को टिकट मिलने पर सवाल उठाया, और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जया बच्चन कई सालों से राज्यसभा सांसद रही हैं। जया बच्चन 4 बार समाजवादी पार्टी के टिकट से सांसद रह चुकी है। अब जया बच्चन को 5वीं बार राज्यसभा के लिए टिकट मिला है। जया बच्चन आर्थिक रूप से संपन्न है, पिछड़ा या दलित समाज से भी नहीं आती। जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की कुल संपत्ति 1578 करोड़ रुपए की है। जया बच्चन के पास 40 करोड़ रुपए की कीमत के तो गहने बताए जाते हैं। तो पल्लवी पटेल क्या गलत पूछ रही है कि बॉस आप पीडीए की बात करते हैं और 5वीं बार, मतलब ये भी नहीं कि पहली बार, 5वीं बार राज्यसभा भेज रहे हैं जया बच्चन को। पल्लवी पटेल भी यही बात कह रही है कि उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब बात पीडीए की हो रही है तो प्रतिनिधित्व दूसरों को क्यों दिया जा रहा है, इसलिए पल्लवी ने वोटिंग नहीं करने का फैसला किया है। मेरा कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है। जया बच्चन जी विदुषी महिला हैं, उत्कृष्ट अभिनेत्री हैं, लेकिन ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं चल रहा है। ये गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, ये मुसलमान समाज की लड़ाई है। उनका वोट है तो उनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। देखिए, पीडीए मुझे इस लिस्ट में नहीं दिखता, इसलिए पिछड़ों, दलित और मुसलमान समाज के साथ हो रही इस धोखाधड़ी में मैं साथ नहीं। यानी अखिलेश यादव के साथी ही अखिलेश यादव की पोल खोल रहे हैं कि उनके पीडीए के दावे में दम नहीं है। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का जब यह हाल है तो सोचिए लोकसभा चुनाव में क्या होगा। अखिलेश को अपने तीसरे उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए भी जीतोड़ मेहनत करनी पड़ रही है राज्यसभा में। लोकसभा में क्या होगा? पल्लवी पटेल ने तो वोटिंग से दूर रहने का फैसला कर लिया है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य भी अखिलेश की परेशानी बढ़ा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले कई दिनों से लगातार सनातन विरोधी बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन हर बार समाजवादी पार्टी उसे स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान करार देती थी। अब इससे परेशान होकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बगावती तेवर साफ दिखाई दे रहे हैं। मौर्य कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में कुछ स्वयंभू नेता हैं जो खुद को आला कमान मान के बैठ गए। इससे पार्टी के जनाधार पर असर पड़ा है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को सुनिए और उनके बातों में जो बगावत की बू आ रही है वो भी सुनिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी में कुछ स्वयंभू बड़े नेता हैं जो अपने को पार्टी का आला कमान मान के चलते हैं। उनकी जुबान पर कोई लगाम नहीं है किसी को कुछ भी कह देना, कार्यकर्ताओं को अपमानित कर देना, मेरे बयान को निजी कह देना। इस तरह के लोग कहीं न कहीं पार्टी का भट्ठा बैठा रहे हैं, पार्टी का जनाधार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और इसीलिए उन सारी बातों को मैंने मौखिक रूप से भी और पत्र के माध्यम से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराना उचित समझा, और इसीलिए उस पत्र को मैंने भेजा, जैसे कि समय रहते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी सारी पार्टी में चल रही गतिविधियों की जानकारी हो जाए। दरअसल अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में घिरते हुए दिख रहे हैं। अखिलेश में अपने पिता मुलायम सिंह वाला करिश्मा नहीं है कि वो सबको साथ लेकर चले। अखिलेश यादव विचारधारा के स्तर पर भी कंफ्यूज दिख रहे हैं। अखिलेश यादव निमंत्रण के बाद भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। अभी तक अखिलेश यादव ने अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन भी नहीं किए। अयोध्या जाने के सवाल पर कहते हैं जब राम बुलाएंगे तब जाएंगे। इससे समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन बढ़ गया है। अब अखिलेश इटावा में केदारनाथ मंदिर की तरह शिव मंदिर बनवा रहे हैं। इसे अखिलेश यादव का सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ झुकाव बताया जा रहा है, लेकिन इससे अखिलेश यादव के मुस्लिम वोट बैंक के छिटकने का भी खतरा है। यानी पहले मंदिर का समर्थन नहीं किया, फिर खुद मंदिर बनवाने लग गए। एक तरफ पीडीए की बात कही, दूसरी तरफ पिछड़े नेताओं की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के नेता खुलकर पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, पल्लवी पटेल हों, यहां तक कि अखिलेश अपने सहयोगी जयंत चौधरी को भी एनडीए में जाने से नहीं रोक पाए। उत्तर प्रदेश का हाल आपने देखा कि अब उन राज्यों का हाल बताता हूं जहां राज्यसभा चुनाव के दौरान खेला हो सकता है। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों पर मतदान होना है। 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है। बीजेपी जेडीएस गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है।
फिर भी जेडीएस ने 5वां उम्मीदवार उतार दिया है। जेडीएस ने कुपेंद्र रेड्डी को 5वां उम्मीदवार बनाया है और 135 विधायक होने के बाद भी कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर है। तो आप सोचिए, इसीलिए मैं कह रहा था कि अभी राज्यसभा चुनाव जितना सिंपल दिख रहा था उतना है नहीं, और वहां किस किस के स्पीड में ब्रेक लगेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम